हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू में। फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड चाइल्ड पेडागोजी। फ्रेंड्स, एक वीडियो हम पहले भी निकाल चुके हैं जो कि 1998 1998 में जो कमीशन हुआ था टीजीटी आर्ट्स का, उसकी हमने जो चाइल्ड पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड था उस पर चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको ज़रूर देखना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरह मैं आपको 1998 से लेकर 2019 तक जितने भी कमीशन हुए थे टीजीटी आर्ट्स के, उनमें जो चाइल्ड पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड आया था उन पर वीडियो, अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा। और आज हमारी ये दूसरी वीडियो है, पहली हम आपको दे चुके हैं, आज दूसरी वीडियो हम निकाल रहे हैं। तो ये है टीजीटी आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर, 1999 का है ये। और उसके अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा गया था और चाइल्ड पेडागोजी पूछी गई थी, उसके लगभग 30 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा हो सके। फ्रेंड्स, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड पेडागोजी है ये आपके टीजीटी कमीशन के लिए, जेवीटी कमीशन के लिए, सी टैट के लिए, टैट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं और मैंने देखा, खुद भी देखा है कि आते हैं क्वेश्चन, थोड़ा घुमा के पूछते हैं लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा संबंधी कारक असफल अनुशासन के लिए उत्तरदायी है? चार ऑप्शन है आपके सामने। छात्रों की दुर्बल मानसिकता, छात्रों को अनुशासन का अपेक्षित ज्ञान ना हो, दुर्बल व्यक्तित्व वाला शिक्षक, दुर्बल पारिवारिक अनुशासन। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने चार ऑप्शन थे। आशा करता हूँ कि आप लगभग आंसर समझ ही गए होंगे। इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, दुर्बल व्यक्तित्व वाला शिक्षक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एक शिक्षक को छात्र समिति के निर्माण की सलाह दी जाती है क्योंकि यह, चार ऑप्शन हैं, छात्र मनोबल में वृद्धि करता है, छात्रों की सामाजिक उन्नति करता है, छात्रों को प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण प्रदान करता है या करती है, भविष्य के नव नेताओं का निर्माण करती है। चार ऑप्शन हैं आपके सामने, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, छात्रों को प्रजातांत्रिक मूल्यों के जो प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है और उसमें प्रजातांत्रिक मूल्य होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा का प्रजातांत्रिक पर्यावरण उपयुक्त होगा? कैसा होगा? व्यवहारिक रूप से असामान्य बालक के लिए, प्रभुत्वपूर्ण अनुशासन में बढ़ने वाले बालक के लिए, बाल अपराधी के लिए, सभी सामान्य विकास वाले बालकों के लिए। ये है ऑप्शन डी, सभी विकास वाले बालकों के लिए। हमारा अगला प्रश्न आता है। फ्रेंड्स, आप इन वीडियो को देखते समय पॉज करके वीडियो के जो क्वेश्चन हैं ये लिख सकते हो क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप अपने नोट्स बना सकते हो आप तैयारी के लिए। वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। प्रजातांत्रिक कक्षा का मूल मंत्र है, प्रजातांत्रिक कक्षा का जो मूल मंत्र क्या होता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। छात्रों की समान सहभागिता, छात्रों पर सीमित अंकुश, छात्रों को बढ़ने के समान अवसर, उपयुक्त सभी। तो ये आएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षकों के लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की मानक आचार पुस्तिका एक होते हुए भी इसमें क्षेत्रीय विवेक दृष्टिगोचर हैं, क्योंकि क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। शिक्षकों के लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की मानक आचार पुस्तिका एक होते हुए भी इसमें क्षेत्रीय विभेद दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि चार ऑप्शन हैं आपके सामने फ्रेंड्स। उनके सामाजिक आर्थिक स्तर पृथक पृथक होते हैं, उनके मध्य नैतिक विभिन्नता पाई जाती है, ग्रामीण समुदाय एक बुनियाद एवं संगठित समुदाय है, दोनों की आवश्यकताएं पृथक पृथक हैं। तो ये चार ऑप्शन हैं आपके सामने, इसका आ जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। ग्रामीण समुदाय एक बंद एवं संगठित समुदाय है, यहाँ बनाद लिखा गया है फ्रेंड्स टाइप करते वक्त, तो आप यहाँ इसको पढ़ोगे ग्रामीण समुदाय एक बंद एवं संगठित समुदाय है। हमारा छठा क्वेश्चन है, शिक्षक आचार संहिता है, चार ऑप्शन है। शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका, शिक्षकोचित कार्यों की पुस्तिका, शिक्षकों को वितरित की जाने वाली आदर्श व्यवहार सूची, शिक्षकों हेतु नैतिक व्यवहार संदर्भिका। तो इसमें चार ऑप्शन थे, आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन। हमारा सातवां प्रश्न है, विद्यालय में एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है। तो आप शिक्षक बनने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि विद्यालय में एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है। वह अपने प्रधानाचार्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायता करे, वह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का उन्नयन करे, वह छात्र हित को सर्वोच्च समझे, अपने पाठ्यक्रम के प्रति ईमानदार हो। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही पता लग गया होगा। वह छात्र हित जो होता है उसको सर्वोच्च समझे, तो सी ऑप्शन सही है इसका। हमारा जो शिक्षक बनने के बाद जो मूल कर्तव्य है वो छात्र हित के बारे में सोचे कि उसको कैसे आगे ले जाना है। हमारा आठवां प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकता होती है। तो क्या किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षक अभिभावक संगठनों की, शिक्षक संगठनों की, शिक्षक छात्र संगठनों की, उपयुक्त में से किसी की भी नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक अभिभावक संगठनों की, क्योंकि फ्रेंड्स शिक्षक और अभिभावक संगठन बने हैं आजकल, तो एसएमसी वगैरह कई तरह के संगठन बने होते हैं, लेकिन शिक्षक अभिभावक अगर संगठन बना हुआ है तो अगर बच्चा किसी समस्या से परेशान है तो जो अध्यापक है वो उसके जो पेरेंट्स हैं उनको जानकारी दे सकता है, उनकी समस्याओं का निवारण कर सकता है। हमारा नौवां प्रश्न है, प्रायः प्राथमिक स्तर का शिक्षक कॉलेज के शिक्षक की तुलना में अपने को हीन मानता है। तो क्यों मानता है? चार ऑप्शन है। वेतनमान न्यूनतम है, कार्यक्षेत्र छोटा होता है, अध्ययन प्रशिक्षण निम्न स्तर का है, उपयुक्त सभी कारण। तो फ्रेंड्स ये आएगा उपयुक्त सभी कारण, क्योंकि एक प्राथमिक जो टीचर होता है उसका वेतन भी कम होता है, कार्यक्षेत्र भी छोटा है और अध्ययन प्रशिक्षण निम्न स्तर का ही होता है एक कॉलेज के प्रोफेसर के मुकाबले। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक व्यवसाय की गुणवत्ता निहित है। तो शिक्षक व्यवसाय की गुणवत्ता किसमें निहित है? उत्तम पाठ्य पुस्तकों में, उत्तम विद्यालयों में, उत्तम शिक्षकों में, उत्तम प्राचार्य में। तो ये चार ऑप्शन थे आपके सामने, इसका जो सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी, उत्तम शिक्षकों में। शिक्षक व्यवसाय की गुणवत्ता किसमें है? उत्तम शिक्षकों में निहित है। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्राचार्य द्वारा उत्तम प्रशासनिक नेतृत्व होगा, उत्तम व्यक्तित्व एवं समरूप व्यवहार, समूह के प्रति समर्पण एवं उच्च मनोबल, समूह की नाकेबंदी, समूह में मृतप्राय प्रेरणाएं हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पेडागोजी और चाइल्ड टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा
कन्फ्यूजन होते हैं, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है, समझने की कोशिश करनी है क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। प्राचार्य द्वारा उत्तम प्रशासनिक नेतृत्व होगा। 4 ऑप्शन थे। उत्तम व्यक्तित्व एवं समरूप व्यवहार, समूह के प्रति समर्पण, उच्च मनोबल, समूह की नाकेबंदी, समूह में मृतप्राय प्रेरणाएं हैं। तो इसका जो सही होगा आंसर समूह के प्रति समर्पण एवं मनोबल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आप अपने प्रचार्य के गलत कार्यों की, 4 ऑप्शन है, प्रशंसा करेंगे, आलोचना करेंगे, मन ही मन खींचेंगे, प्रकट नहीं करेंगे, उसे आगे से ऐसा करने की कठोर चेतावनी देंगे, ना करने की। तो इसका आप बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपका कोई प्रचार्य गलत कार्य करता है तो आप उसकी आलोचना करेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, प्राचार्य को उत्तम नेता के रूप में निम्नलिखित ढंग से कार्य करना चाहिए। एक प्रिंसिपल को अच्छे मतलब स्कूल मैनेजमेंट के हिसाब से कैसे कार्य करना चाहिए, तो उसको शिक्षकों के साथ व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के आधार पर कार्य करें, शिक्षकों में अपने अधिकार भी केंद्रित कर दें, शिक्षकों में गुटबंदी को बढ़ावा दें, लोकतांत्रिक एवं उत्तम व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करें। तो इसका डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि एक प्राचार्य को क्या करना चाहिए, लोकतंत्र एवं उत्तम व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। लोकतांत्रिक, प्रभुत्ववादी, उन्मुक्ततापूर्ण, उपयुक्त, सभी का संतुलित समरूप। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त, सभी का संतुलित स्वरूप। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा के लिए मॉनिटर का चयन किया जाता है। तो 4 ऑप्शन हैं। कक्षा में छात्रों की पसंद के आधार पर, शिक्षक की व्यक्तिगत पसंद के आधार पर, बालक की श्रेष्ठता एवं अनुशासन संबंधी गुणों के आधार पर, छात्र में दुर्गुणों के आधार पर। तो अगर कक्षा में मॉनिटर का चयन करना है तो किस हिसाब से किया जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बालक की श्रेष्ठता एवं अनुशासन संबंधी गुणों के आधार पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा छात्रों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए 2 मौलिक विशेषताओं का होना अवश्यंभावी है, ये हैं। तो कौन सी 2 मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए शिक्षक द्वारा छात्रों को जब नेतृत्व प्रदान किया जाता है? प्रभुत्व अनुगमन, प्रभुत्व अधीनता, प्रभुत्व दबाव प्रभाव, प्रभुत्व विवशता। तो इसका आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभुत्व अनुगमन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभुत्व अनुगमन। हमारा अगला प्रश्न है, बालकों में आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म कुसमायोजन का परिणाम है, इसके अतिरिक्त अन्य कारण हैं। तो आपने कुसमायोजन बीएड में पूरा कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्या होता है कुसमायोजन, कैसे होता है। तो बालकों में आपराधिक प्रवृत्ति कहते हैं कि कुसमायोजन का परिणाम है, इसके अतिरिक्त और क्या कारण हो सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, सामाजिक मूल्यों के मध्य संघर्ष, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाना, अनुचित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करना, चारित्रिक दुर्बलताएं। तो इसका है जो मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाना, इसका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कि बालक में जो आपराधिक प्रवृत्ति आती है, एक तो जन्म से कुसमायोजन होता है और इसके अलावा मौलिक आवश्यकताएं जो उसकी होती हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं, जिससे छात्र जो होता है आपराधिक प्रवृत्ति का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, छात्रों की प्रगति ब्यौरा अभिभावकों को इसलिए देना आवश्यक है क्योंकि छात्रों की जो रिपोर्ट्स होती हैं कि आपका बच्चा कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, पिछड़ रहा है या आगे जा रहा है, तो ये रिपोर्ट जो अभिभावक हैं उनको देना क्यों आवश्यक है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स। इससे बच्चों में डर बना रहता है, इससे अभिभावकों को ट्यूशन लगाने के लिए उचित सलाह मिलती है,
इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। इसे माता पिता पर छात्रों की पोल खुल जाती है। जो आपके सामने ये 4 ऑप्शन थे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। अगर कंटिन्यू टीचर अभिभावकों के संपर्क में हैं तो जो अभिभावक होते हैं उनको पता लग जाता कि हमारा बच्चा कितना ग्रो कर रहा है या पीछे जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक छात्र खेल खेल में अपने साथियों के साथ झगड़ालू प्रवृत्ति का प्रदर्शन करता है तो आप क्या उपाय करेंगे? उसे खेलों से वंचित कर देंगे, उसे विद्यालय से निष्कासित कर देंगे, उसे अंतिम चेतावनी देकर छोड़ देंगे, उसके आक्रामक व्यवहार का उत्तम खेलों में स्थानांतरण करने का सफल प्रयास करेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर कोई बच्चा खेल खेल में झगड़ालू प्रवृत्ति का है तो उसके साथ का आपका क्या व्यवहार रहेगा या आप क्या उपाय करेंगे। तो उसकी जो आक्रामकता है व्यवहार का उत्तम खेलों में स्थानांतरण करने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, बात बात पे गुस्सा आता है, तो आप उसको मोटिवेट करेंगे कि वो आर्मी जाए, आर्मी में अपना गुस्सा निकाले। या फिर कोई झगड़ालू प्रवृत्ति का है तो उसको जैसे उस टाइप के खेलों में डालेंगे, बॉक्सिंग में, कुश्ती में, ताकि वो अपनी जो उस टाइप की प्रवृत्ति है उसकी वो उसका वहाँ प्रदर्शन कर सके। हमारा अगला प्रश्न है, यदि प्रतिभाशाली छात्र कक्षा में समस्याएं उत्पन्न करता है तो उसका संभावित कारण निहित है। मतलब क्या कारण है? अगर कोई कक्ष में प्रतिभाशाली बालक है, मतलब ठीक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और फिर भी तब भी कक्षा में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है, मतलब एक प्रकार से बोलते हैं कि सर चढ़ गया है, तो आपका क्या इसका क्या कारण हो सकता है? तो 4 ऑप्शन हैं। आपके शिक्षण में कुछ समस्या है, कक्षा के वातावरण में कुछ समस्या है, बालक के परिवार में कुछ समस्या है, पाठ्यक्रम में कुछ समस्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके शिक्षण में। तो अगर आपके शिक्षण में कुछ ना कुछ समस्या होगी जिससे वह कक्षा में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न करता है। हमारा अगला प्रश्न है, छात्रों को अनुशासित करने का उत्तम प्रयास है। छात्रों को अगर अनुशासित करना है तो अनुशासन पर बीएड में पूरा का पूरा टॉपिक था, एक पूरी बुक थी इस डिसिप्लिन पे। तो छात्रों को अनुशासित करने का उत्तम प्रयास क्या है? छात्रों के प्रति असंतोष एवं अपमान युक्त व्यवहार प्रदर्शित करना, छात्रों को आर्थिक दंड देना, छात्रों के दुर्व्यवहार को समझना एवं उसका तर्क संगत निदान खोजना, उपयुक्त सभी परिस्थितियों के अनुरूप सत्य सिद्ध हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, छात्रों के दुर्व्यवहार को समझना एवं उसका तर्क संगत निदान खोजना। हमारा अगला प्रश्न है, यदि आप कक्षा को अतिरिक्त गृह कार्य करने के लिए दंडित करते हैं तो यह दंड विधान माना जाएगा। अगर कक्षा में अगर आप यदि कोई कक्षा में अतिरिक्त गृह कार्य करके आता है तो आप का दंडित करते हैं उसको, और आपके दंड का क्या विधान माना जाएगा? मनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक, अतार्किक, वैज्ञानिक? तो ये माना जाएगा आपका अमनोवैज्ञानिक। कि कोई छात्र एक्स्ट्रा होमवर्क करके आया है तो आप उसको दंड कर देते हो, तो ये एक अमनोवैज्ञानिक आपकी प्रवृत्ति मानी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, अनुशासन हेतु उत्तम उपाय है। तो ये नीचे उपाय दिए हैं, इनमें से कौन सा सबसे उत्तम उपाय है? छात्रों को अधिक गृह कार्य एवं कक्षा कार्य दिया जाए, छात्रों को कठोर शारीरिक दंड प्रदान किया जाए, अवज्ञा करने वाले छात्रों को कक्षा से बहिष्कृत कर दिया जाए, समस्त कक्षा को सामूहिक रूप से दंड दिया जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अवज्ञा करने वाले छात्रों को कक्षा से बहिष्कृत कर दिया जाए। अगर कोई भी छात्र अनुशासन इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है तो उसको क्लास से बाहर कर दिया जाए ताकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा ना करे। हमारा अगला प्रश्न है, जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हैं, जबकि दूसरे घंटों में दूसरी क्लासेस में वो
उपस्थित हैं या उपलब्ध हैं। तो आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? मतलब खुद को अब यहाँ पे आपने करना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी क्लास नहीं लगा रहे हैं बच्चे और दूसरे की क्लास में जा रहे हैं। तो विद्यार्थी शरारती हैं, मैं उनके साथ नरम हूँ, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, विद्यार्थी बुद्धिमान है। तो आप एक टीचर होते हुए क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि आपके शिक्षण में कुछ त्रुटि है, तब बच्चे आपकी क्लास नहीं लगा रहे हैं और दूसरे की क्लास लगा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छी पाठ्य पुस्तकों में विषयों के संबंध में कैसा वर्णन होना चाहिए? 4 ऑप्शन हैं। विस्तार पूर्वक विवरण, केवल संक्षिप्त रूपरेखा, केवल इतनी पाठ्य सामग्री जो अतिरिक्त अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करे, या फिर केवल प्रश्न और उत्तर। तो इसका जो आंसर होगा विस्तार पूर्वक विवरण। आपकी जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए उसमें विस्तार पूर्वक विवरण दिया हुआ होना चाहिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से कैसी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है आपके सामने। आकर्षक रूप से सजी बनी हो, चित्रों से भरी हुई, रोचक उदाहरणों से भरी हुई, त्रुटियों से रहित। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से कैसी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन देखे आपने, इसमें से आपका जो सही ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा त्रुटियों से रहित। कक्षा जो बुक्स होती हैं उनमें बिल्कुल त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि त्रुटि होती है तो वो फिर एक ऑथेंटिक और सही बुक नहीं मानी जाएगी। बेशक आप उसमें जितने भी आकर्षक सजावटी मटेरियल डाल दो, चित्रों से भर दो, लेकिन अगर उसमें त्रुटियां होंगी तो वो एक अच्छी पुस्तक नहीं मानी जाएगी। व्यवसाय का चुनाव मुख्य रूप से किस पर निर्भर होना चाहिए? अभिभावकों की मनपसंद पर, अपनी रुचि पर, समाज द्वारा प्रतिष्ठित व्यवसाय पर, मित्रों की पसंद पर। तो ये होना चाहिए आपका अपनी रुचि पर, जो व्यवसाय का आप चयन करते हैं कि अगर आपका बच्चा कुछ बनना चाहता है, अपने खुद ही कहता है कि मैंने ये बनना है, तो आप वो बनने दो। ऐसा नहीं कि बनना चाहता डॉक्टर, आप बोल रहे हो कि एचएएस बनो या टीचर बनो। डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बनाओ उसको, उसका इंटरेस्ट है उसमें। हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने से सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? पढ़ाते समय अगर आप फ्लैश कार्ड, चार्ट वगैरह या प्रोजेक्टर पे चित्र दिखाते हो तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा? इससे अध्यापक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, छात्र चित्र देखने में रुचि रखते हैं, इससे छात्रों का मनोरंजन होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, अगर आपका शिक्षक बिना आपकी किसी गलती के लिए आपको दंड देता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर कोई शिक्षक आपको दंड देता है बिना किसी गलती के, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी उसके प्रति? मैं अपने को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करूँगा, मैं जोरदार विरोध करूँगा, मैं शिक्षक को बदनाम करूँगा, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। तो इसमें जो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि बिना किसी गलती के जब दंड मिलता है तो क्या करना है कि अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करें। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अपनी घरेलू समस्या लेकर अध्यापक के पास आता है तो उसे क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन हैं। उस पर ध्यान न दें क्योंकि उसका स्कूल से कोई संबंध नहीं। अगर कोई छात्र कोई घरेलू समस्या ले आता है तो आप क्या करेंगे कि ए ऑप्शन में बता रहा है कि उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो स्कूल का मैटर नहीं है, घरेलू समस्या। उसे सहानुभूतिपूर्वक छात्र की बात सुनकर उचित परामर्श देंगे। उस छात्र को डांट देना चाहिए। उस समस्या के विषय में छात्र के माता पिता से बात करनी चाहिए। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर होगा वो होगा, उस समस्या के बारे में छात्र के साथ, जो छात्र के अभिभावक हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आज की हमारी वीडियो, टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड पेडागोजी, जो कि 1999 में जो टीजीटी आर्ट्स का कमीशन हुआ था उसमें से ली गई थी 30 क्वेश्चन।
अगली जो वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम वर्ष 2001 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड पेडागोजी आई थी टीजीटी आर्ट्स के कमीशन में, उसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।